स्वागत है आपका मिडनाइट टेल्स में। मैं हूं आपका होस्ट मिस्टर एजे। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को न देखें। बेहतर अनुभव के लिए हेडफोन का इस्तेमाल करें और इस कहानी को अकेले अंधेरे में देखने की गलती न करें, क्योंकि इसमें डरावने दृश्य और आवाजें हो सकती हैं। दोस्तों, क्या आपको बीच पर घूमना पसंद है? शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे बीच पसंद न हो, क्योंकि बीच का नाम सुनते ही लोगों के मन में एक ही चीज आती है। समुद्र में तैरना, बोटिंग करना, बनाना राइड, बीच पर ऊंट या घोड़े की राइड लेना, गर्मा गर्म भुट्टा खाना और समुद्र के खूबसूरत नजारे का मजा लेना। बीच अपने साथ एक अलग ही सुकून लेकर आता है। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बीच के बारे में सुना है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं? गुजरात में एक ऐसा ही बीच मौजूद है जिसका नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं। शायद आपने भी इसका नाम सुना होगा, डुमास बीच। दिन में देखने में ये बीच एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट लगता है, लेकिन रात होते ही ये जगह पूरी तरह बदल जाती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस बीच के पास कई साल पहले श्मशान हुआ करता था, जहां अधजले शवों का अंतिम संस्कार किया जाता था। कहा जाता है कि तेज लहरों के कारण कई शव समुद्र में बह जाते थे और तभी से इस बीच पर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग दावा करते हैं कि रात के अंधेरे में यहाँ अनजान फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। कई लोगों ने सफेद कपड़ों में एक औरत को समुद्र किनारे खड़े देखा है, और जो भी उन आवाजों का पीछा करता है वो अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। स्थानीय लोग आज भी रात होने के बाद इस बीच पर रुकने से डरते हैं। कुछ लोग इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते हैं, लेकिन आज की कहानी इसी बीच से जुड़ी एक ऐसी घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में किसी बीच पर जाने से पहले 2 बार सोचेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की डरावनी कहानी। साल 2022 में गुजरात पुलिस की एक मिसिंग केस फाइल अचानक इंटरनेट पर लीक हुई थी। इस केस में 4 दोस्तों रोहन, समीर, विशाल और करण का नाम था, जो मुंबई से गुजरात ट्रिप पर गए थे और फिर डुमास बीच से रहस्यमयी तरीके से जुड़े एक मामले में फंस गए। चारों एक छोटा यूट्यूब चैनल चलाते थे, जहां वे ट्रैवल व्लॉग्स और हॉरर चैलेंज वीडियोस बनाते थे। उनका चैनल ग्रो नहीं हो रहा था और वे जल्दी वायरल होना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार वे डुमास बीच पर पूरी रात रुककर रियल हॉन्टेड बीच चैलेंज शूट करेंगे। शाम के समय जब वे बीच पहुंचे तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। लोग घूम रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और फूड स्टॉल्स खुले हुए थे। चारों ने ड्रोन शॉट्स लिए, रील्स बनाई और लोकल लोगों से बीच के बारे में बात करनी शुरू की। ज्यादातर लोग हॉन्टेड सवाल सुनते ही बात बदल देते थे। काफी देर बाद एक बूढ़ा फिशरमैन उनसे बात करने के लिए तैयार हुआ। उसने बताया कि कई साल पहले बीच के पास श्मशान हुआ करता था और समुद्र में कई अधजले शव बह गए थे। उसके बाद रात में लोगों के गायब होने की घटनाएं शुरू हुईं। उसने साफ वार्निंग दी कि रात होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, लेकिन चारों ने उसकी बात को मजाक समझा, क्योंकि उन्हें लगा ऐसी कहानी उनके वीडियो के लिए परफेक्ट है। रात 9 बजे तक पूरा बीच खाली हो चुका था। दुकानदार जा चुके थे और दूर सिर्फ उनकी एसयूवी खड़ी थी। चारों ने कैमरा सेट किए, बॉनफायर जलाया और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी। शुरुआत में सब नॉर्मल था। वे व्यूअर्स के कमेंट्स पढ़ रहे थे, मजाक कर रहे थे और बीच एक्सप्लोर कर रहे थे। धीरे धीरे लाइव व्यूअर्स बढ़ने लगे। लगभग रात 11 बजे चैट में लगातार लोग लिखने लगे कि उनके पीछे कोई खड़ा है। पहले उन्हें लगा लोग प्रैंक कर रहे हैं, लेकिन कमेंट्स रुक ही नहीं रहे थे। करण ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने कैमरा रिकॉर्डिंग रिवाइंड करके देखी तो कुछ सेकंड के लिए पीछे सफेद कपड़ों में खड़ी एक औरत दिखाई दी,
जिसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। जैसे ही चारों ने पीछे देखा था, वहां कोई नहीं था। अब वे थोड़ा डर गए, लेकिन व्यूज तेजी से बढ़ रहे थे, इसलिए उन्होंने स्ट्रीम बंद नहीं की। करीब रात 12 बजे समीर और विशाल समुद्र के किनारे गए, जबकि रोहन और करण बॉनफायर के पास थे। तभी समीर को रेत में आधा दबा हुआ एक पुराना फोन मिला। फोन पूरी तरह खराब दिख रहा था, लेकिन उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें सिर्फ एक वीडियो फाइल थी। समीर ने जैसे ही वीडियो प्ले किया, वो डर से जम गया। वीडियो में वही चारों दोस्त दिखाई दे रहे थे, उसी रात के कपड़ों में, उसी बीच पर। वीडियो में साफ दिख रहा था कि कुछ देर बाद चारों किसी अनजान आवाज की तरफ समुद्र में जाते हैं और फिर रिकॉर्डिंग अचानक बंद हो जाती है। समीर और विशाल घबराकर भागते हुए वापस बॉनफायर के पास पहुंचे, लेकिन वहां रोहन और करण दोनों गायब थे। बॉनफायर अब भी जल रही थी, कैमरास अब भी रिकॉर्डिंग कर रहे थे और रेत पर सिर्फ 2 लोगों को घसीटकर समुद्र की तरफ ले जाने के निशान बने हुए थे। रोहन और करण को अचानक गायब देखकर समीर और विशाल के होश उड़ गए। पहले उन्हें लगा शायद दोनों प्रैंक कर रहे हैं ताकि वीडियो और इंटरेस्टिंग बन जाए, लेकिन कुछ ही मिनटों में उनकी घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि बीच पर दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों उन घसीटने वाले निशानों के पीछे भागे जो सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। निशान पानी तक जाकर अचानक खत्म हो गए। वहां सिर्फ गीली रेत थी और तेज लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उन्होंने कई बार रोहन और करण का नाम चिल्लाया, लेकिन जवाब में सिर्फ समुद्र की आवाज सुनाई दी। डर के बावजूद दोनों वापस बॉनफायर के पास आए और कैमरास चेक करने लगे। एक कैमरा में जो रिकॉर्ड हुआ था, उसे देखकर दोनों के हाथ कांपने लगे। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि रोहन और करण बॉनफायर के पास बैठे थे। तभी दोनों ने एक साथ समुद्र की तरफ देखना शुरू किया, जैसे किसी ने उन्हें बुलाया हो। कुछ सेकंड बाद दोनों बिना कुछ बोले उठे और अंधेरे की तरफ चलने लगे। सबसे डरावनी बात ये थी कि उनके पीछे कई धुंधली आकृतियां चल रही थी, लेकिन उस समय समीर और विशाल ने कुछ भी नहीं देखा था। दोनों ने तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी फोन में नेटवर्क नहीं था, जबकि कुछ देर पहले लाइव स्ट्रीम परफेक्टली चल रही थी। घबराकर उन्होंने एसयूवी में बैठकर वहां से निकलने का फैसला किया। जैसे ही विशाल ने कार स्टार्ट की, डैशबोर्ड स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। स्क्रीन पर लाइव कैमरा फीड चलने लगी, जबकि कार में ऐसा कोई फीचर नहीं था। फीड में बीच का वही हिस्सा दिखाई दे रहा था जहां अभी कोई कैमरा लगाया ही नहीं गया था। स्क्रीन में रोहन और करण दिखाई दिए। दोनों समुद्र में घुटनों तक खड़े थे और बिल्कुल हिल नहीं रहे थे। उनके पीछे एक लंबा काला आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था। समीर तुरंत बाहर भागा और विशाल भी उसके पीछे दौड़ा। वे उसी जगह पहुंचे जहां स्क्रीन में रोहन और करण दिखाई दे रहे थे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी पीछे पार्क्ड एसयूवी का हॉर्न लगातार बजने लगा। दोनों वापस भागे तो देखा एसयूवी के सारे दरवाजे खुले हुए थे। अंदर की सीटें पूरी गीली थीं और रेत से भरी हुई थीं, जैसे अभी कोई समुद्र से आकर अंदर बैठा हो। पीछे वाली सीट पर रोहन का फोन पड़ा था। फोन अपने आप अनलॉक हुआ और एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलने लगी। रिकॉर्डिंग में रोहन की घबराई हुई आवाज थी। वो कह रहा था कि समुद्र के अंदर कोई पुरानी सुरंग है और करण को कुछ लोग नीचे खींचकर ले गए हैं। वो बार बार कह रहा था कि नीचे बहुत सारे लोग हैं जो जिंदा नहीं लग रहे। अचानक रिकॉर्डिंग में करण की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अब समीर और विशाल पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन अपने दोस्तों को छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने सुबह होने तक
एसयूवी में बैठकर इंतजार करने का फैसला किया। करीब रात 3 बजे समीर की आंख लग गई। अचानक विशाल ने उसे जोर से उठाया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने बाहर देखने को कहा। एसयूवी के चारों तरफ गीले पैरों के दर्जनों निशान बने हुए थे, जैसे बहुत सारे लोग गाड़ी के चारों तरफ घूम रहे हों। लेकिन बाहर दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। तभी पीछे वाली खिड़की पर किसी ने धीरे से हाथ मारा। पीछे वाली खिड़की पर हाथ पड़ते ही समीर और विशाल डर से जम गए। कांच पर एक गीला हाथ का निशान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाहर कोई नहीं था। कुछ सेकंड बाद दूसरी खिड़की पर भी जोर से थपथपाने की आवाज आई। अब ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एसयूवी के चारों तरफ घूम रहे हों। विशाल ने कांपते हुए हेडलाइट्स ऑन की। रोशनी पड़ते ही दोनों की सांसें रुक गईं। गाड़ी के सामने रोहन खड़ा था। उसके कपड़े पूरी तरह गीले थे, शरीर पर काली रेत चिपकी हुई थी और वो बिना पलक झपकाए एसयूवी को देख रहा था। समीर तुरंत बाहर भागा, लेकिन जैसे ही वो रोहन के पास पहुंचा, उसने देखा कि रोहन की आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके मुंह से समुद्र का पानी निकल रहा था। रोहन ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि करण अभी जिंदा है, लेकिन ज्यादा देर नहीं। उसने बीच के एक सुनसान हिस्से की तरफ इशारा किया और कहा कि नीचे दरवाजा है। इतना बोलते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। कुछ मिनट बाद जब उसे होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे सिर्फ इतना याद था कि कोई औरत उसे पानी के अंदर खींचकर ले गई थी और वो किसी पत्थर की सुरंग में पहुंचा जहां बहुत सारे लोग दीवारों से बंधे हुए थे। उनमें करण भी था। फिर एक काला कपड़ा पहने आदमी उसके पास आया और उसके माथे को छुआ। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं। सुबह होने लगी थी, लेकिन तीनों ने पुलिस का इंतजार नहीं किया क्योंकि उन्हें डर था कि तब तक करण मर जाएगा। वे उसी जगह पहुंचे जहां रोहन ने इशारा किया था। वहां बीच का हिस्सा बाकी जगहों से अलग था। रेत पूरी तरह काली थी और बीच में लोहे का पुराना ढक्कन आधा दबा हुआ था। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उसे हटाया। नीचे पत्थरों की सीढ़ियां थीं जो अंधेरे में बहुत नीचे जा रही थीं। नीचे से ठंडी हवा आ रही थी और सड़ी हुई बदबू महसूस हो रही थी। तीनों मोबाइल फ्लैशलाइट्स लेकर नीचे उतरे। कुछ सीढ़ियों के बाद उन्हें एक लंबी सुरंग मिली जिसकी दीवारों पर पुराने अजीब निशान बने हुए थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, उन्हें पानी टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक उन्हें किसी के मदद के लिए चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह करण था। वे भागते हुए आगे पहुंचे तो देखा करण लोहे की जंजीरों से बंधा हुआ था और उसके आसपास कई कंकाल पड़े थे। जैसे ही वे करण को छुड़ाने लगे, पीछे से कदमों की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मुड़कर देखा। सुरंग के अंधेरे में दर्जनों लोग खड़े थे और उन सब की आंखें पूरी तरह काली थीं। दर्जनों लोगों को सुरंग के अंधेरे में खड़ा देखकर रोहन, समीर और विशाल के हाथ कांपने लगे। उन लोगों के शरीर सड़े हुए लग रहे थे, कपड़े पुराने थे और उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। वे धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगे। करण जंजीरों में बंधा हुआ जोर जोर से चिल्ला रहा था कि उसे जल्दी बाहर निकालो। समीर और विशाल जंजीर तोड़ने की कोशिश करने लगे, जबकि रोहन पीछे खड़ा उन आकृतियों को देख रहा था। अचानक रोहन का चेहरा बदलने लगा। उसकी आंखें फिर काली हो गईं और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि वे लोग यहाँ से किसी को जिंदा नहीं जाने देंगे। रोहन अचानक समीर पर हमला करने लगा। विशाल ने उसे पीछे खींचा, लेकिन रोहन की ताकत असामान्य हो चुकी थी। उसी दौरान करण ने किसी तरह पास पड़ा लोहे का टुकड़ा उठाया और अपनी जंजीर तोड़ दी।
जैसे ही वो आजाद हुआ, सुरंग की दीवारें हिलने लगीं और ऊपर से रेत गिरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सुरंग टूटने वाली हो। चारों भागते हुए बाहर निकलने लगे, लेकिन पीछे वे काली आंखों वाले लोग भी तेजी से उनके पीछे आ रहे थे। भागते हुए करण ने बताया कि उसे नीचे लाने वाला कोई इंसान नहीं था। उसने कहा कि समुद्र के अंदर एक पुराना कमरा है जहां एक तांत्रिक की लाश बैठी हुई है। उस लाश के सामने लोगों की बलि दी जाती थी। करण ने बताया कि उसने वहां पुराने कैमरास, वॉलेट्स, कपड़े और कई मिसिंग लोगों का सामान देखा था। इसका मतलब था कि सालों से लोग वहां गायब हो रहे थे। चारों किसी तरह सुरंग से बाहर निकल आए, लेकिन बाहर आकर उनके होश उड़ गए। अभी सुबह होनी चाहिए थी, लेकिन पूरा बीच घने कोहरे से ढका हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। उनकी एसयूवी गायब थी, उनके लगाए हुए कैमरास भी गायब थे। पूरा बीच बिल्कुल खाली था। तभी समीर ने दूर समुद्र किनारे किसी को खड़ा देखा। वो वही बूढ़ा फिशरमैन था जिसने उन्हें वार्निंग दी थी। चारों उसके पास भागे, लेकिन पास पहुंचते ही समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उसका शरीर आधा सड़ा हुआ था और उसकी आंखें भी काली थीं। उसने कहा कि वे बहुत देर कर चुके हैं और अब उनमें से एक को यहीं रहना होगा। इतना बोलते ही समुद्र का पानी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। जबकि लहरें सामान्य थीं, समुद्र का पानी असामान्य तरीके से उनकी तरफ बढ़ने लगा और कुछ ही सेकंड में चारों दोस्तों के पैरों तक पहुंच गया। पानी बेहद ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके पैरों को पकड़ लिया हो। विशाल सबसे पहले गिरा, क्योंकि उसे लगा किसी ने नीचे से उसका पैर खींचा है। समीर और करण ने उसे पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन पानी के अंदर से कई हाथ दिखाई देने लगे। रोहन चुप खड़ा समुद्र को देख रहा था, जैसे वो किसी ट्रांस में हो। तभी वही सड़ा हुआ फिशरमैन उनकी तरफ बढ़ा और बोला कि अगर वे जिंदा जाना चाहते हैं तो तांत्रिक की आत्मा को उसकी चीज वापस करनी होगी। करण ने तुरंत याद किया कि जब वो सुरंग में बंद था तब उसने एक पुरानी काली डायरी देखी थी जिसे वो डर के मारे अपनी जैकेट में रख लाया था। उसने डायरी निकाली। डायरी के कवर पर अजीब निशान बने हुए थे और जैसे ही उसने उसे खोला, तेज हवा चलने लगी। अंदर लिखा था कि कई साल पहले एक तांत्रिक समुद्र की आत्माओं को अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। उसने लोगों की बलि दी, लेकिन रिचुअल अधूरा रह गया। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा उसी जगह फंस गई और अब वो हर नए ग्रुप में से एक इंसान को अपने साथ रोक लेती है। चारों भागकर अपनी एसयूवी ढूंढने लगे और कुछ दूरी पर उन्हें गाड़ी मिल गई, लेकिन उसकी हालत खराब थी। शीशे टूटे हुए थे और अंदर गीली रेत भरी हुई थी। जैसे ही वे अंदर बैठे, कार अपने आप स्टार्ट हो गई। डैशबोर्ड पर एक वीडियो चलने लगी जिसमें वे चारों अभी इसी समय गाड़ी के अंदर बैठे दिखाई दे रहे थे। वीडियो में कुछ सेकंड बाद विशाल पीछे मुड़ता है और डर से चिल्लाता है। असल में भी विशाल ने उसी समय पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। पीछे वाली सीट पर वही तांत्रिक बैठा था। उसका शरीर सड़ा हुआ था, आंखें काली थीं और उसके सिर पर राख लगी हुई थी। उसके हाथ में वही डायरी थी जो करण के हाथ से गायब हो चुकी थी। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि उनमें से एक की मौत तय है। अचानक कार का स्टीयरिंग अपने आप घूम गया और एसयूवी तेज रफ्तार में बीच की तरफ भागने लगी। चारों ने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी सीधे समुद्र के अंदर घुस गई। पानी गाड़ी के अंदर भरने लगा और बाहर उन्हें दर्जनों लोग खड़े दिखाई दिए, जो पहले गायब हो चुके लोगों जैसे लग रहे थे।
पानी तेजी से एसयूवी के अंदर भरने लगा और चारों दोस्तों को समझ आ गया कि अगर वे कुछ सेकंड में बाहर नहीं निकले तो जिंदा नहीं बचेंगे। समीर ने पूरी ताकत से खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन शीशा नहीं टूटा। बाहर खड़े काली आंखों वाले लोग गाड़ी को घेर कर खड़े थे और बस उन्हें देख रहे थे। तांत्रिक पीछे वाली सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि भागने की कोशिश बेकार है क्योंकि ये जगह अब उन्हें छोड़ने वाली नहीं। करण को अचानक याद आया कि डायरी में एक लाइन लिखी थी कि तांत्रिक की शक्ति उसकी अस्थियों से जुड़ी है और अगर उसकी अस्थियां नष्ट कर दी जाएं तो उसका प्रभाव खत्म हो सकता है। उसने चिल्लाकर बताया कि सुरंग वाले कमरे में तांत्रिक की असली हड्डियां रखी हैं। उसी समय एसयूवी का फ्रंट ग्लास अपने आप टूट गया और तेज पानी अंदर घुसा। चारों किसी तरह बाहर निकले और तैरते हुए किनारे पहुंचे। किनारे पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रात अचानक शांत हो गई थी। वे भागते हुए फिर उसी सुरंग तक पहुंचे। अंदर जाते समय उन्हें हर तरफ फुसफुसाने जैसी आवाजें सुनाई दे रही थीं। सुरंग के आखिरी कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि बीच में पत्थर के ऊपर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसके चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों नाम लिखे हुए थे। उनमें कुछ हाल के सालों के नाम भी थे। रोहन ने दीवार पर अपना नाम लिखा हुआ देखा। उसके नीचे आज की तारीख लिखी थी। इसका मतलब था कि तांत्रिक ने उसे चुन लिया था। रोहन अचानक शांत हो गया। उसने बाकी तीनों को कहा कि अगर वे हड्डियां जलाते हैं तो शायद सब खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे लग रहा था कि वो बाहर नहीं जा पाएगा। समीर ने हिम्मत करके कंकाल को गिराया और विशाल ने उस पर पेट्रोल डाल दिया जो एसयूवी से बचा था। जैसे ही उन्होंने आग लगाई, पूरा कमरा हिलने लगा। बाहर से चीखने की आवाजें आने लगी। दीवारों से खून जैसा पानी बहने लगा। करण चिल्लाया कि जल्दी बाहर निकलो। चारों भागने लगे, लेकिन सुरंग के बाहर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि रास्ता बंद हो चुका है। पीछे आग तेजी से फैल रही थी और सामने पत्थरों की दीवार थी। उसी समय रोहन ने दीवार पर एक छोटा रास्ता देखा जो समुद्र की तरफ खुल रहा था। वो बहुत संकरा था और एक बार में सिर्फ एक इंसान निकल सकता था, लेकिन बाहर निकलने का समय बहुत कम था। और तभी रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। तांत्रिक फिर उनके पीछे खड़ा था। तांत्रिक को अपने पीछे खड़ा देखकर चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका आधा जला हुआ चेहरा अब साफ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखों से काला पानी निकल रहा था। सुरंग तेजी से टूट रही थी। ऊपर से बड़े पत्थर गिर रहे थे और आग पीछे फैलती जा रही थी। बाहर निकलने के लिए जो संकरा रास्ता मिला था, उसमें एक बार में सिर्फ एक इंसान निकल सकता था। समीर सबसे पहले करण को धक्का देकर उस रास्ते में भेजता है। करण किसी तरह बाहर निकल जाता है। उसके पीछे विशाल भी निकल जाता है, लेकिन जैसे ही समीर बाहर जाने लगता है, तांत्रिक उसका पैर पकड़ लेता है। समीर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रोहन उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तांत्रिक उसे देखकर कहता है कि उसका नाम पहले ही चुना जा चुका है। विशाल और करण बाहर से समीर को खींच रहे थे। बहुत मुश्किल से समीर का पैर छूटता है, लेकिन उसके पैर पर गहरे जलने जैसे निशान बन जाते हैं। अब सिर्फ रोहन अंदर बचा था। रोहन बाहर निकलने ही वाला था कि तांत्रिक उसके सामने आ गया। उसने कहा कि अगर रोहन बाहर गया तो उसके तीनों दोस्त मर जाएंगे। अगर रोहन यहीं रुक गया तो बाकी तीनों जिंदा बच सकते हैं। रोहन ने बाहर खड़े अपने दोस्तों को देखा। तीनों रो रहे थे और उसे बाहर आने के लिए चिल्ला रहे थे। उसी समय सुरंग की छत टूटने लगी।
रोहन ने अचानक बाहर जाने की बजाय सुरंग के अंदर वापस दौड़ लगा दी। उसने जलते हुए कंकाल को उठाया और सीधे समुद्र के गहरे हिस्से में फेंक दिया जो सुरंग से जुड़ा था। जैसे ही कंकाल पानी में गिरा, बहुत तेज धमाका हुआ। पूरी सुरंग हिल गई। समीर, विशाल और करण किसी तरह बाहर भाग गए। कुछ सेकंड बाद पूरा रास्ता कोलैप्स हो गया। रोहन बाहर नहीं आया। सुबह पुलिस पहुंची। उन्होंने पूरे एरिया की सर्चिंग की, लेकिन रोहन का शरीर नहीं मिला। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मानकर केस बंद कर दिया। समीर, विशाल और करण मुंबई लौट आए, लेकिन तीनों की जिंदगी नॉर्मल नहीं रही। समीर के पैर पर बने निशान कभी ठीक नहीं हुए। विशाल को हर रात पानी में डूबने के सपने आने लगे। करण ने YouTube हमेशा के लिए छोड़ दिया। उन्हें लगा सब खत्म हो गया। लेकिन रोहन के सैक्रिफाइस के ठीक 1 महीने बाद करण के फोन पर एक अननोन वीडियो आया। वीडियो डुमास बीच का था और उसमें रोहन समुद्र के किनारे खड़ा दिखाई दे रहा था। वो कैमरा की तरफ देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। रोहन का वीडियो देखकर समीर, विशाल और करण पूरी तरह टूट गए। वीडियो उसी रात 3 बजे आया था और सेंडर नंबर में सिर्फ ब्लैंक सिंबल्स थे। वीडियो में रोहन समुद्र किनारे खड़ा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पीछे वही तांत्रिक भी खड़ा था जो सुरंग में खत्म हो चुका था। कुछ सेकंड बाद रोहन ने कैमरा के बहुत करीब आकर सिर्फ एक बात कही कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन ज्यादा समय नहीं है। वीडियो वहीं खत्म हो गया। तीनों ने तुरंत फैसला किया कि वे आखिरी बार डुमास बीच जाएंगे और रोहन को ढूंढेंगे। वे पुलिस को सच नहीं बता सकते थे, क्योंकि कोई विश्वास नहीं करता। जब वे वापस बीच पहुंचे तो वहां सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लोग घूम रहे थे, स्टॉल्स खुले थे और किसी को कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही रात हुई, पूरा बीच फिर खाली होने लगा। तीनों उसी जगह पहुंचे जहां सुरंग थी, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन बिल्कुल सामान्य थी, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। तभी उन्हें दूर समुद्र के पास रोहन दिखाई दिया। वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। तीनों उसकी तरफ भागे, लेकिन पास पहुंचते ही समझ गए कि कुछ गलत है। रोहन के पैरों के निशान रेत पर नहीं बन रहे थे। रोहन ने बताया कि तांत्रिक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसकी आत्मा अब समुद्र से बंध चुकी है और जब तक कोई उसकी जगह नहीं लेता, वो वापस आता रहेगा। उसने कहा कि उस रात उसने अपने दोस्तों को बचाने के लिए खुद को उसके हवाले किया था, लेकिन अब वो हमेशा के लिए फंस चुका है। उसने समीर, विशाल और करण को तुरंत वहां से जाने को कहा। तभी समुद्र का पानी अचानक पीछे हटने लगा और कुछ सेकंड बाद बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ आने लगी। पानी के साथ दर्जनों काली आकृतियां भी उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रोहन ने तीनों को जोर से पीछे धक्का दिया और खुद समुद्र की तरफ चला गया। जैसे ही लहर उसके पास पहुंची, वो उसमें गायब हो गया। अगली सुबह समीर, विशाल और करण बीच से बहुत दूर सड़क किनारे बेहोश मिले। पुलिस ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन उन्होंने किसी को सच नहीं बताया। तीनों ने हमेशा के लिए इस घटना को भूलने की कोशिश की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और मिडनाइट टेल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। और अगली कहानी कौन से विषय पर लाऊं, ये कमेंट में जरूर बताएं।